आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल विजिलेंस ब्यूरो। सेंट्रल विजिलेंस ब्यूरो से पहले मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करना चाहता हूं कि इंडिया में सिटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल या करप्शन को कंट्रोल करने के लिए जो रिड्रेसल मैकेनिज्म है इंडिया में, वो सबसे पहले शुरू हुआ 1850 में। तब हमारे पास पब्लिक सर्वेंट इंक्वायरीज एक्ट 1850 में आया। उसके बाद हमारे पास इंडियन पीनल कोड अंग्रेज लाए थे 1860। फिर एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 में आया और उसके बाद दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में आया। इस एक्ट के अंडर ही सीबीआई को क्रिएट किया गया था। फिर एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में आया। उसके बाद एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 में आया और ये जो कमीशन था ये किसी भी पॉलिटिकल लीडर या इमिनेंट पब्लिक पर्सनैलिटी के खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो इंक्वायरी करता था। फिर ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1954 1954 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1955, रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल 1956 और उसके बाद संथानम कमेटी ने विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन जो थी, ये सभी सेंटर के डिपार्टमेंट में, स्टेट के डिपार्टमेंट ने में या उनके सबऑर्डिनेट ऑफिस में इसको एस्टेब्लिश किया। तो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी 1962 में एस्टेब्लिश की गई। उससे पहले कुछ बड़े फॉक्स पास हो गए थे। एक हमारे डिफेंस डील हुआ था। उस डिफेंस डील में इंडिया ने उस कंपनी से परचेजेस करने की कोशिश की जिसको जब पेमेंट की तो विद इन 1 मंथ या विद इन ए वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम वो यूनाइटेड किंगडम्स की कंपनी बैंकरप्ट होगी, दिवालिया होगी। और जो उन्होंने सप्लाई करना था वो इंडिया को सप्लाई नहीं किया। तो करप्शन हिंदुस्तान में बड़े लंबे समय से ये इशू रहा है। तो मैं उसके पहले एक संथानम कमेटी की थोड़ी सी बात करनी चाहता हूं। सेपरेटली इसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। संथानम कमेटी जो थी ये 1962 में अपॉइंट की गई और संथानम कमेटी जो थी इसका काम क्या था? इसने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के ऊपर इन्होंने रिकमेंडेशंस देनी थी और उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट था, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कंसिस्टिंग ऑफ पार्लियामेंटेरियंस। मतलब कि इवन दे फोकस्ड ऑन द पॉलिटिकल करप्शन। तो ये एक बड़ा, उस समय भी ये बड़ा सीरियस मैटर था 1962 में। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ भी 1962 में हुई थी और शास्त्री जी का एरा जब शुरू हुआ उस पीरियड में इस कमेटी ने काम किया। तो इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दी और वो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो हमारे पास थी, उन्होंने ये लिखा कि जो सिविल सर्वेंट्स के पास डिस्क्रिशनरी पावर है। डिस्क्रिशनरी पावर ये कि यहाँ पे उस वो एरिया जिसमें वो अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर जो होती हैं, यहां से ही करप्शन पैदा होती है, हरासमेंट, माल प्रैक्टिसेस, करप्शन। उन्होंने 137 रिकमेंडेशंस की, उनमें से 106 को एक्सेप्ट कर लिया गया। और उस समय में उन्होंने, देखो, पार्लियामेंटेरियंस को तो उन्होंने रेफरेंस पॉइंट में रख लिया, लेकिन बड़ा इन ए वेरी क्लेवर मैनर उन्होंने पॉलिटिकल करप्शन एट मिनिस्टीरियल लेवल
इसको संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बाहर। संथानम कमेटी ने टोटल 137 रिकमेंडेशन दी, 106 उनमें से एक्सेप्ट कर ली गई। और एक तो उनकी ये थी कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 311 को आप अमेंड कीजिए और ताकि जो करप्शन के केसेस है उनमें सुनवाई का काम क्विकली किया जा सके। दूसरा उन्होंने बोला कि आप एक इंडिपेंडेंट विजिलेंस कमीशन एस्टेब्लिश कीजिए, और ये 1964 में एस्टेब्लिश हो गया। और उसके बाद उन्होंने इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 21 जो है उसको उन्होंने कहा कि इसको अमेंड किया जाए, और इसमें जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन है, पब्लिक सर्वेंट में और भी काफी ऑफिसर्स डाले जाएं। दूसरा उन्होंने बोला स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और विजिलेंस मशीनरी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में भी बनाई जानी चाहिए। और जो सभी सिविल सर्वेंट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं या लेजिस्लेटर्स हैं, ये अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करें। ये 1962 में रिकमेंड किया गया था, लेकिन बाद में ये इलेक्शन कमीशन ने बहुत लंबा समय के बाद अराउंड 2000 के पास हम लगा लें, तब ये जो प्रॉपर्टी की डिक्लेरेशन की शुरुआत की गई है इलेक्शन से पहले। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पब्लिश करना चाहिए कि इनको कहां कहां से फंड आया, किसने कितना डोनेशन दिया। इस तरह की इनकी 2-3 और रिकमेंडेशंस हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी अंडर कंसिडरेशन है कि इन्होंने विजिलेंस कमीशन को अपॉइंट करने की बात की। तो अब क्या हुआ, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट में करप्शन रोकने की एक मेन एजेंसी है। This is one of the dominant agencies for preventing corruption. करप्शन को रोकने के लिए ये हमारे पास एक बड़ी डोमिनेंट एजेंसी है करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। और इसके बाद इसको 1964 में एस्टेब्लिश किया गया एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से। अब ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है रिसेंटली, लेकिन शुरू में इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी इन्होंने स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन के साथ इसको क्रिएट कर दिया गया। और संथानम कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर क्रिएट किया गया। जो संथानम कमेटी थी, संथानम कमेटी 1964 में इसने इसको एस्टेब्लिश किया। 1962 में इसने रिपोर्ट 1962 में अपॉइंट की थी। तो संथानम कमेटी तो सीवीसी जो बिगिनिंग में ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, neither it was a constitutional body nor a statutory body. Recently in September 2003 पार्लियामेंट ने इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया। इसको एक लीगली स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर उन्होंने प्लेस कर दिया। 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीवीसी को डेजिग्नेटेड एजेंसी टू रिसीव इसको डेजिग्नेट किया किस काम के लिए, टू रिसीव रिटन कॉम्प्लेंट्स। ये रिटन कॉम्प्लेंट्स को रिसीव करे ऑन एलिगेशन ऑफ करप्शन, मिसयूज ऑफ ऑफिस, और करप्शन के एलिगेशन पे कंप्लेंट, मिसयूज ऑफ ऑफिस के ऊपर कंप्लेंट, और अप्रोप्रिएट एक्शन जो है ये वो रिकमेंड करे। तो सीवीसी को ऐसे सोचा गया था कि ये पॉलिटिकल कंट्रोल से, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के कंट्रोल से ये फ्री हो, और
जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर विजिलेंस एक्टिविटी होगी उसमें ये अलग अलग अथॉरिटीज को एडवाइस करेगी और इस काम के लिए प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यूइंग एंड रिफॉर्मिंग, जो सभी ऑर्गेनाइजेशन का विजिलेंस वर्क है उसकी कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, कैसे उसको रिव्यू करना है और कैसे फिर रिव्यू करने के बाद उसमें रिफॉर्म चलाना। सीवीसी जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है। इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिसको हम चेयरपर्सन होते हैं वो, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है प्रेसिडेंट साहब करते हैं। एक ये आप याद रखिए, गवर्नर, काग और तीसरा हमारे पास विजिलेंस कमिश्नर, इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब करते हैं और ये टर्म वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब क्या है? वारंट अंडर, आप इसे नेट से कंसल्ट कीजिए। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। 3 मेंबर्स कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस कमेटी के हेड होंगे, यूनियन होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो लोकसभा में होगा। इसकी टर्म जो है वो 4 इयर्स आंकी गई है और 4 इयर्स, और जब तक उनकी आयु 65 इयर्स नहीं हो जाती। 65 years upper age limit and maximum term limit is 4 years. Or he is not eligible for any employment. फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं है अंडर द स्टेट एंड द सेंटर। इनकी जो रिमूवल है वो, अगर ये बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या इनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है तो, या इनको किसी ऑफेंस में कन्विक्ट किया जाता है, या मॉरल टर्पिट्यूड भी उसका एक रीजन हो सकता है। मॉरल टर्पिट्यूड इज ए वेरी वाइड टर्म, मैंने ये कल भी हमारे साथ ये डिस्कस हुई थी। या ये किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज कर जाते हैं, या किसी कारण ये प्रेसिडेंट साहब की ओपिनियन में अनफिट टू कंटिन्यू, रीजन इनफर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, जो इनका शरीर या इनकी जो माइंड है वो दुरुस्त नहीं है, इस कारण इनको अनफिट टू कंटिन्यू कहा जा सकता है। या इसने कई फाइनेंशियल या बाकी इंटरेस्ट ऐसे एक्वायर कर लिए हैं जो इसकी ऑफिशियल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं। ऑफिशियल फंक्शन को अफेक्ट करने का मतलब ये है उसके कारण इसके माइंड में बायसनेस आ जाएगी। प्रेसिडेंट जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है या कोई भी और कमिश्नर है, इनको प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार के ऊपर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा अगर केस होता है तो उनको सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी मार्क करनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद एक रिपोर्ट देगी। वो उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने क्या यूज किया है, देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम। द वर्ड कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम, और उनको ये माना जाएगा कि उन्होंने मिसबिहेव किया है। और अब मिसबिहेवियर की डेफिनेशन,
मिसबिहेवियर की डेफिनेशन ये है कि अगर उन्होंने कोई कंसर्न या इंटरेस्ट डेवलप कर लिया है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया किसी के साथ, या वो कुछ इस तरह का है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट से या किसी एग्रीमेंट से उनको किसी तरह का कोई लाभ होगा। जो उनके सैलरी एंड अलाउंसेस हैं, ये जो यूपीएससी का चेयरमैन होता है उसके जितने ही होते हैं, प्लस जब एक बार इनकी अपॉइंटमेंट हो गई, अपॉइंटमेंट के बाद इनके जो सैलरी एंड अलाउंसेस हैं वो कम नहीं किए जा सकते। नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी में कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई इनकन्वीनियंट ऑफिसर हो तो उसकी कार भी ले लेते हैं, उसका जो है टेलीफोन भी नहीं देते। एक आईएएस ऑफिसर के साथ ऐसा किया था, और गाड़ी छीन ली उसकी, उसका टेलीफोन छीन लिया। फिर जब उसको काम दे देते हैं वहां पे स्टाफ नहीं देते, स्टेनो नहीं देना उसको, ठीक है, क्लर्क नहीं देना, तो वो काम कैसे करेगा? स्टेनो का काम आप करेगा वो। तो दिस इज द वे। तो ऐसा नहीं कर सकते। आपने किसी को बड़ी जबरदस्त पोस्ट पे बैठा दिया और वहां पे उसको स्टाफ नहीं दिया तो वो काम कैसे करेगा? सीवीसी का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, सीवीसी का अपना सेक्रेटेरिएट होता है जिसमें चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग होता है, और एक विंग होता है कमिश्नर्स का जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज करते हैं। सेक्रेटेरिएट में क्या होता है? सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, डिप्टी सेक्रेटरीज होते हैं, और अंडर सेक्रेटरीज या ऑफिस स्टाफ होता है। सेक्रेटरी वैसे नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्रेटेरिएट में तो वो आईएएस होता है, और जॉइंट सेक्रेटरी भी कई बार आईएएस होता है, डिप्टी सेक्रेटरी में भी पीसीएस। अंडर सेक्रेटरी या ऑफिस स्टाफ ये अंडर सेक्रेटरी प्रमोशन के साथ भी बन जाते हैं। लेकिन जो मेन सेक्रेटेरिएट वाली कंडीशंस हो सकता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट ना होती हो, क्योंकि आप इनको एक आईएएस सेक्रेटरी नहीं दे सकते। आईएएस बड़ा सीनियर लेवल का ऑफिसर होता है, और पीसीएस भी नहीं दे सकते। तो नेक्स्ट है चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स विंग। जो चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक टेक्निकल विंग होता है, क्योंकि जब आप कहीं पे करप्शन का केस होता है, जैसे आपने बोल दिया कि ये एक पुल बनाया है जी, इसमें आपने सीमेंट कम डाला, इसमें आपने जो लोहा वो ठीक नहीं डाला, ये सारी टेक्निकल बातें हैं। इस पे ऑर्डिनरी आदमी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, टेक्निकल बंदे ही रिपोर्ट कर सकते हैं जिनकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो। तो एक फिर इनको सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है, इसको टेक्निकल विंग दिया जाता है, जिसमें इंजीनियरिंग स्टाफ होता है। जैसे रिसेंटली एक 264 करोड़ की वैल्यू से बिहार में पुल बनाया गया, और वो पुल ने एक महीना भी पूरा नहीं किया, एक महीने के अंदर अंदर वो गिर गया। तो अब उसकी जब इंक्वायरी मार्क होगी तो क्या होगा? टेक्निकल ऑडिट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विजिलेंस एंगल। तो ये टेक्निकल ऑडिट कौन करेगा? टेक्निकल आदमी ही कर सकते हैं, नॉन टेक्निकल नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक केसेस ऑफ कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्क। जो कंप्लेंट्स हैं स्पेसिफिक केसेस की, कंस्ट्रक्शन वर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, और सीबीआई को असिस्टेंस देना ऐसे केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए जिनमें टेक्निकल मैटर्स हो। पर्टिकुलरली क्योंकि सीबीआई की जो अथॉरिटी है वो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आती है। तो वो अगर दिल्ली में किसी ऐसे केस की इंस्पेक्शन करनी है तो दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर सीबीआई को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए।
तो वो टेक्निकल असिस्टेंट सीबीसी प्रोवाइड करेगा। कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, सीडीआई फंक्शंस जो है कमीशन फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, इनको शॉर्ट में सीडीआई लिख दिया। सीडीआई जो हैं ये एक इंक्वायरी ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं, ओरल इंक्वायरीज कंडक्ट करते हैं डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में जो भी किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इनिशिएट की जाती हैं। सीबीसी की फंक्शंस क्या है? तो मतलब कि इंक्वायरी करना या किसी से इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कराना, किसके रेफरेंस के ऊपर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रेफरेंस करती है कि इसकी आप इंक्वायरी कराओ, तो सीबीसी करवाएगा। ऐसा रेफरेंस मेक करती है जिसमें कहीं पब्लिक सर्वेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय या किसी अथॉरिटी की हैसियत से उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर आता है। नेक्स्ट एक और बात, सेम आप इंक्वायरी करनी है या किसी से इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करवानी है, अगर कोई कंप्लेंट आती है किसी ऑफिसर के पास और वो ऑफिसर्स जो हैं उनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर करप्शन के चार्जेस लगते हैं, अगर ऐसा केस है और 1988 के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर किसी ऑफिशियल के अगेंस्ट चार्जेस लगे, कंप्लेंट आए, तो वो कंप्लेंट में जो इंक्वायरी है वो भी सीबीसी कराएगा। एक बात आप पक्की पल्ले बांध लो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर जितनी भी इंक्वायरीज आएंगी वो सीबीसी के पास जाएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। तो अब इसमें जो ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन से आते हैं? मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज या ग्रुप ए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए के ऑफिसर्स, या कोई और स्पेसिफिक लेवल ऑफ ऑफिसर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटीज है वो भी इसमें आते हैं। तो सीबीसी और क्या करती है? एक्सरसाइज सुपरिंटेंडेंट ओवर द फंक्शनिंग ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। और ये बात याद रखना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो सीबीआई का एक हिस्सा है। केवल एक एक्ट के लिए, ये बात एक याद रखना, अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर कोई इंक्वायरी होनी है तो वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट करेगा सीबीसी के लिए। या इसको मैं और घुमा के बताता हूं, मान लो कि कोई इंक्वायरी आ जाती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर, तो वो इंक्वायरी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट करेगा, लेकिन उसकी जो सुपरिंटेंडेंस है वो सीबीआई का जो हेड नहीं करेगा, वो सारी इंक्वायरी की सुपरिंटेंडेंस सीबीसी करेगा। अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के पास कोई ऐसा केस आता है जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंडर नहीं है, उस केस में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जो सुपरिंटेंडेंस है वो सीबीसी नहीं करेगा, सीबीआई का हेड करेगा। फिर से एक बार क्लियर करता हूं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 1988 का जो एक्ट है इसके अंडर अगर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कोई इंक्वायरी करती है तो उस इंक्वायरी को सुपरवाइज या उसकी जो सुपरिंटेंडेंस है वो सीबीसी करेगी। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को किसी भी ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है।
पर्टिकुलरली जब वो ऑफेंस जॉइंट सेक्रेटरी या इसके ऊपर रैंक वाले ऑफिसर्स का होता है। और उसके बाद दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्शन देनी, अगर कोई उनको ड्यूटी करनी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर, और इसके बाद प्रोग्रेस रिव्यू करनी है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक ढंग से प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, particularly for offences committed under Prevention of Corruption Act 1988, और अगर किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर प्रोसिक्यूशन की परमिशन लेनी है तो उसके लिए सैंक्शन चाहिए। तो वो सैंक्शन लेने का जो प्रोसेस है उसको रिव्यू करना या उसकी प्रोग्रेस को ओवरसी करना कि कहीं वो उस अगर अटकी हुई है, सैंक्शन नहीं मिल रही है तो उसका रीजन क्या है, अगर रीजन जेन्युइन नहीं है तो उसको मतलब कि एक्सपीडाइट करवाना है, जल्दी से जल्दी वो इंक्वायरी करवाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देनी ऐसे मैटर्स में जो मैटर्स सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरवर्ड करती है विजिलेंस कमीशन को, और जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें भी एक विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक किसी ऑफिसर को विजिलेंस ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं, और वो जो विजिलेंस का अमला है किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में या स्टाफ है वो कैसे काम कर रहा है उसकी सुपरिंटेंडेंस भी सीवीसी करता है। और इसी के साथ और एक बड़ा और इम्पोर्टेंट बात होती है, अगर कोई ऐसा ऑफिसर जो पब्लिक के हित में डिस्क्लोजर करता है और अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है, वो जो इन्फॉर्मर है उसको प्रोटेक्ट भी करना होता है, क्योंकि अगर इन्फॉर्मर को आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट को कौन बताएगा कि बंगलिंग कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है। जब कहीं भी बंगलिंग होती है तो जो उनके इंटरनल जो उनका सिस्टम होता है, जो इंटरनल स्टाफ होता है उसको ये बातें मालूम होती है कि कहाँ पे काम कैसे किया गया। तो ऑल दिस इश्यूज ये बड़े मतलब के इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं। तो इसमें अब क्या होगा कि आपको ऐसे जो इन्फॉर्मर है उसको आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। To undertake or cause an inquiry into complaints received under the public interest disclosure and protection of informers resolution and recommend appropriate action। तो उसको प्रोटेक्ट करने के केसेस में इंक्वायरी करना या अप्रोप्रिएट एक्शन रिकमेंड करना, ये सारा काम सीबीसी करता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको सीबीसी को कंसल्ट करना पड़ता है किन मैटर्स में, अगर विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीसी को कंसल्ट करेगी। इसको थोड़ा और क्लियर करते हुए, सेंट्रल सर्विसेज जैसे मैंने आपको बताया था तीन ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज।
इन 3 ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद बाकी सेंट्रल सर्विसेज हैं। अगर सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, ये दोनों सर्विसेज के लिए विजिलेंस और डिसिप्लिनरी मैटर्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये विजिलेंस चीफ विजिलेंस कमीशन को, सॉरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कंसल्ट करेगी। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो होता है वो 2 कमेटीज का चेयरपर्सन होता है, और जिस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट ये अपॉइंट करती है। कमेटी कंसर्न, हाँ, जो डायरेक्टर सीबीआई अपॉइंट करती है, अब जो डायरेक्टर सीबीआई अपॉइंटमेंट कर, जो कमेटी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई की अपॉइंटमेंट के लिए कंसर्न्ड है, जो बनाई जाती है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट करने के लिए, वो कमेटी जो है डायरेक्टर सीबीआई को कंसल्ट करने के बाद बाकी जो ऑफिसर्स हैं जो एसपी लेवल के या डीएसपी लेवल के हैं, उनकी अपॉइंटमेंट में वो डायरेक्ट सीबीआई के डायरेक्टर को कंसल्ट करके फिर उनकी अपॉइंटमेंट करती है। ये इससे लिंक नहीं है, मालूम नहीं इसने कैसे डाल दिया। द कमिटी कंसर्न्ड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ये बहुत पावरफुल होती है, इज आल्सो एम्पावर्ड टू रिकमेंड after consultation of director of enforcement appointment of officers to the post of the level of deputy director and above in directorate of enforcement। पहला तो हमारे पास अपॉइंटमेंट कहाँ पे थी, सीबीआई में थी। दूसरी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अपॉइंटमेंट है। तो डायरेक्टर ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट की अपॉइंटमेंट में जो कमेटी है उसमें भी सीबीसी रोल प्ले करता है, और जो डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट है इसकी अपॉइंटमेंट में भी सीबीसी रोल प्ले करता है। जब भी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी आदमी के साथ धक्का करना हो तो ये 2 होते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या सीबीआई, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन को उनके पीछे डाल दें। जो सीबीसी की ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सटेंड करती है ऑल इंडिया सर्विसेज को, जो यूनियन गवर्नमेंट की हैं, या ग्रुप ए सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, जो स्केल 5 में, जो स्केल 5 या इसके ऊपर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काम करते हैं। ग्रेड डी या इसके ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड या सिडबी में काम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या बाकी के ऑफिसर्स जो शेड्यूल ए और शेड्यूल बी की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ E7 एंड अबव इन शेड्यूल सी एंड डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की क्लासिफिकेशन है, जो शेड्यूल ए में जो अंकित हैं उनको शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बोलते हैं, शेड्यूल बी जो शेड्यूल बी में अंकित है। इसी तरह से शेड्यूल सी और डी में जो अंकित पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम भी शेड्यूल सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और शेड्यूल डी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एज द केस में भी। ए और बी शेड्यूल के केस में E8 लेवल के, E8 लेवल के ऊपर वाले या E8 लेवल के या इसके ऊपर वाले जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो इंक्वायरीज हैं वो सीबीसी करती है, और सी और डी में E7 लेवल के ऊपर वाले, और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में जो मैनेजर्स हैं या इनके ऊपर काम करने वाले हैं। इसी तरह से सीनियर डिविजनल मैनेजर या इसके ऊपर काम करने वाले जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में है, या ऑफिसर्स जिनकी 8700 पर मंथ या इससे अबव
सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए जो ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन की डेट से या जैसे उसको टाइम टू टाइम रिवाइज किया जाता है। तो इसके वैसे ये इन्होंने गलत लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एक पे कमीशन में 8700 की बहुत वैल्यू हो सकती है, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें पे कमीशन में बड़ा फर्क पड़ जाएगा। जैसे 1980 में डीसी साहब की सैलरी 2000 होती थी, लेकिन 1990 का जो पे कमीशन बैठा है उसने 2000 का तो डीए ही दे दिया सीधा, 4000 बेसिक पे कर दी। तो ऐसे जो समय समय के साथ ये डीए चेंज होता रहता है, मालूम नहीं ऐसी बातें क्यों कर देते हैं। आप हैरान होंगे, कई लॉज ऐसे चल रहे हैं जिनमें फाइन है 500 रुपया। तो आज की डेट में आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को जिसकी टर्नओवर करोड़ों रुपये है उसको 500 रुपया फाइन कर देते हो तो क्या अंतर पड़ता है उसको। लेकिन जब ये किया गया था, जब ये लॉ बना था, 1950 के आसपास या 1954-55 में, तो उस समय में भाई एक ऑफिसर की सैलरी जो होती थी वो बहुत कम होती थी, बहुत ज्यादा कम सैलरी होती थी। तो उस समय जो 500 रुपीज, आप ये मानिए कि ऑफिसर की सैलरी 100 रुपीज के पास होती, तो उससे अगर हम 500 से भी कम होती थी, अगर उसे आप 500 करते हो तो 5 टाइम्स द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर। तो अगर आजकल वो लगाएं, आजकल के हिसाब से वो 10 लाख चाहिए। तो गवर्नमेंट ऐसे कर देती है, दे शुडंट फिक्स द नंबर्स, इंस्टेड दे फिक्स समथिंग विच शुड इंक्रीज विद द टाइम। तो जैसे इन्होंने 8700 फिक्स किया हुआ है, और 8700 ये इन्होंने मतलब कि बहुत पुराना फिक्स किया हुआ है, आजकल इसकी कितनी वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो इनको इसको डायनामिक रखना चाहिए जो समय के साथ अपने आप बढ़ता जाए। ऐसा ना हो कि समय के साथ ये अमाउंट फार्किकल बन जाए। तो सीवीसी जो अपनी प्रोसीडिंग्स है न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर में कंडक्ट करती हैं, और इनको पावर होती है, ये अपने प्रोसीजर को आप ही रेगुलेट कर सकते हैं। इनके साथ इनके पास सिविल कोर्ट की सभी पावर्स होती हैं। सिविल कोर्ट का मतलब ये किसी आदमी को सम्मन कर सकते हैं और उसकी प्रेजेंस इंश्योर कर सकते हैं, और इनकी प्रोसीडिंग्स है वो भी ऑन रिकॉर्ड होती है। अगर इनको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट चाहिए ड्यूरिंग द इंक्वायरी, तो ये मांग सकते हैं। और उसके बाद सीवीसी जो है, जब इनको रिपोर्ट आ जाती है, इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाती है, अगर कोई भी एजेंसी इंक्वायरी करती है जिसको इन्होंने रेफर किया हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी एजेंसी को इन्होंने कोई इंक्वायरी मार्क कर दी, इन एजेंसी ने इंक्वायरी मार्क करके सीवीसी को रिपोर्ट देनी है, तो सीवीसी उसको मतलब कि एक्सेप्ट करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई और अथॉरिटी है इसको वो रिकमेंड करेगी कि उन्होंने एक्शन क्या लेना है। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वो सीवीसी की जो रिपोर्ट है उसको कंसिडर करेगी, और उनकी एडवाइस को कंसिडर करेगी और अप्रोप्रिएट एक्शन लेगी। डिसिप्लिनरी मैटर में इनकी ये जो है सीवीसी और यूपीएससी की जो है मतलब कि ज्यूरिस्डिक्शन ओवरलैप करती है। और जिस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट विजिलेंस कमीशन की एडवाइस से एग्री नहीं करती, तो उसको इन राइटिंग कम्युनिकेट करना होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को कि हम भाई आपसे इस मैटर में एग्री नहीं करते। सीवीसी जो है वो एनुअल अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर जो एनुअल रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति साहब को सबमिट करते हैं।
और राष्ट्रपति साहब उसे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखवाते हैं, दोनों हाउसेस। इसके बाद जितनी मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट यूनियन गवर्नमेंट में है, सभी डिपार्टमेंट में एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर होता है, जो विजिलेंस डिवीजन को, ऑर्गेनाइजेशन की विजिलेंस डिवीजन को हेड करता है। और वो सेक्रेटरी साहब या डायरेक्टर साहब जो उस ऑफिस के हेड हैं, उनको विजिलेंस मैटर्स में वो एडवाइस करते हैं। और वो एक लिंक होता है उस ऑर्गेनाइजेशन और सीवीसी के विचकार। जैसे सीवीसी एक फुल फ्लैज्ड विजिलेंस कमीशन है जो डेडिकेटेड है टू विजिलेंस, तो एक जो डिपार्टमेंट का विजिलेंस ऑफिसर है वो, और जो चीफ विजिलेंस कमीशन है, नो, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है सीवीसी, सीवीसी और सीवीओ, चीफ विजिलेंस ऑफिसर, सीवीओ होता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट की सारी एक्टिविटीज के ऊपर विजिलेंस रखता है, आंख रखता है कि किसी ने कोई करप्शन तो नहीं की और कोई गलत काम तो नहीं किया, और उसके ऊपर वो आंख रखता है। और उसका लिंक सीधा किसके साथ होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के साथ। तो ये कैसी रिपोर्टें इकट्ठी करता है? कलेक्टिंग इंटेलिजेंस, करप्ट प्रैक्टिस के जो होती हैं उसके बारे में इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना अलग अलग एम्प्लॉयज से। अगर कोई ऐसे एलिगेशन है जिनकी वेरिफिकेशन की जा सके, उनके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट तैयार करना। और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं उनको प्रोसेस करके जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है या जो मतलब के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्टिंग करना। और अगर किसी केस में एडवाइस करना है और उनको मालूम होता है कि ये केस जो है सीबीसी को रेफर करना है, तो उसको ये रेफर कर सकते हैं एडवाइस के लिए।